दोस्तों 1906 में जापान के फौजी माउंट के करीब एक छोटे गांव में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। इनके वालिद लोहार का काम करने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। सुचाइरो होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मर चुके थे, लिहाजा उनके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन इसको पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। मगर अपने वालिद के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 15 इयर्स का हुआ तो होंडा ने न्यूज़पेपर में जॉब्स का एक एड देखा। होंडा ने कंपनी को जॉब्स के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती थी कि वहां से होंडा को पॉजिटिव रिप्लाई आया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की गर्ज से टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब टोक्यो में कंपनी के मालिक ने सफाई सुथराई के काम करवाने शुरू कर दिए और यहाँ तक के बच्चों की देखभाल पर लगा दिया। होंडा आखिर करते तो क्या कर दे, उसको अपने गाँव वापस जाने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने वालिद को फेस करने की सलाहियत नहीं रख रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो टोक्यो में ही सफाई की जॉब्स करने पर मजबूर रहा। कुछ ही महीनों के बाद कंपनी के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को अब थोड़ा सुख का सांस मिला, क्योंकि शुरू से ही वो उस काम में इंटरेस्टिंग था, इसीलिए होंडा चीजों को आसानी से समझ जाता था। चंद महीनों में होंडा हर तरह की गाड़ियों के हर पार्ट्स को काफी अच्छी तरह जान चुका था। उस रात कंपनी ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली कार आर्ट डैमिलर और दूसरी कॉर्टेस थी। ये दोनों कार इस्तेमाल शुदा इंजन से बनाई गई थी और इन कारों ने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, मगर इस रेस में ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद होंडा ने स्पोर्ट्स कार को अपना टारगेट बना लिया। अगले कई सालों तक वो इस कंपनी में ही काम करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को मजीद बेहतर करता रहा। 1928 में होंडा के मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमामात्सु सिटी में खोली थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां बिठा दिया। होंडा ने अपने मालिक की नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ एक ही साल में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। होंडा अब एक अच्छा स्पोर्ट्स कार ड्राइवर भी बन चुका था। अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए स्पोर्ट्स कार डिजाइन कर दी। ये कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का रिकॉर्ड बना रहा। होंडा के मालिक के दिल में होंडा के लिए अहमियत मजीद बढ़ती गई। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, मगर किस्मत को मंजूर नहीं था। 1936 में रेस के दौरान होंडा का एक हौलनाक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में होंडा की जान तो बच गई, मगर जान जाने के बराबर चोटें आई। होंडा को अपनी जिंदगी यहीं पर ही खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी। ना तो वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेस में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद होंडा जब दोबारा ठीक हुआ तो उसने अपने मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, और होंडा ने अपने मालिक को ये भी आइडिया दिया कि वो क्यों ना एक स्पेयर पार्ट की अलग कंपनी बना ले। मगर होंडा के मालिक ने होंडा का ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी अकेले में खोलेगा। 1936 में उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टोक्यो सेकी हेवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त को इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो ये दोनों खोल चुके थे, मगर इन दोनों के पास कंपनी को चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद ना थी। वो दिन भर अपने मालिक के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी कंपनी के लिए खुद पिस्टन और इंजन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन होंडा को कोई कामयाबी ना मिली। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोके हुए थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1939 में कई सालों की मेहनत के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। अब इसने अपनी मालिक की कंपनी से काम करना भी छोड़ दिया था और फुल टाइम अपनी कंपनी में पिस्टन बनाने में लग गया। होंडा को ये मालूम ही नहीं था कि इसके बनाए हुए पिस्टन में अब भी कई फॉल्ट्स मौजूद है। होंडा ने अपने पिस्टन को टोयोटा कंपनी में हायर किए थे, तो टोयोटा कंपनी ने होंडा के तमाम पिस्टन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि होंडा के पास वापसी का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पूरे जापान में घूमना शुरू कर दिया। अलग अलग कंपनी में गया और इनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरने के लिए भरपूर कोशिश की और अगले 5 महीने सिर्फ मार्केट को समझने में लगा दिए। और इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए, मगर इस बार ये पिस्टन सब कंपनी से रिजेक्ट होने के बजाय पास हो चुके थे। फिर होंडा को मजीद ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए होंडा ने अपनी कंपनी में 2000 स्टाफ को हायर कर दिए। दोस्तों, मगर होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद ही महीनों की मेहमान थी, ये किसी को मालूम नहीं था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सुचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी कंपनी का सीनियर मैनेजर बना दिया गया।
और अगले 3 साल होंडा के इंतहाई मुश्किल और सख्त तरीन गुजरे। इस वाक़ये के बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे हुए पार्ट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा की नहीं थी, बल्कि पूरे जापान बहुत बुरे हालत से गुजर रहा था। इसी दौरान होंडा को जापान की आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों न इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपने ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए, जो जापान को उन दिनों में सहना पड़ रहा था। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में लोग महंगाई से परेशान थे। जब होंडा ने यही इंजन साइकिल पर लगाया तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद इस्तेमाल शुदा इंजन होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। यह हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े लेवल पर साइकिल बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना डिसिप्लिन था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको अच्छा रिप्लाई दिया और होंडा को पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। यह मोटरसाइकिल सुपर कैब के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल मार्केट में इतना कामयाब हुआ कि 1958 में होंडा की बाइक ने अमेरिका की तमाम बाइकों को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, होंडा को मोटरसाइकिल रेस का भी बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए उसने एक स्पोर्ट्स बाइक बनाने का सोचा। वो मुख्तलिफ बाइक रेस में जाता और जीतने वाली बाइक की खासियत नोट करता। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में जापान मोटर बाइक रेस चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1962 में होंडा दुनिया की सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ बाइक सेल कर चुका था। अपनी जिंदगी के 2 इयर्स गुजारने के बाद आखिरकार सुचारू होंडा को तो कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से लिए बैठा था वो पूरा नहीं हो सका था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहता था। कुछ महीनों बाद होंडा ने अपनी पहली पिकअप कार लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की और वो भी फेल हो गई। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन के बाद आखिरकार 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस है और हर साल नए नए मॉडल्स लॉन्च होते रहते हैं। और इस तरह 1980 तक होंडा जापान की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई और 10 सालों बाद दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी भी बन गई थी। आज हमें होंडा का नाम और लोगो कार, मोटरसाइकिल, प्लेन इंजन और दर्जनों पावर टूल्स में देखने को मिलते हैं। और इस तरह सुचारू होंडा 5 अगस्त 1991 को इनकी जिंदगी का यह सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। हस्ब रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए